वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। एज यू ऑल नो कि मेरे इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी सेक्शन 160 के नोटिस के बारे में, और आज मैं बात करूंगा सेक्शन 41A का जो नोटिस दिया जाता है सीआरपीसी में, वो क्या होता है। क्या सेक्शन 141A का नोटिस और सेक्शन 160 के नोटिस में डिफरेंस क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, एज यू ऑल नो, सेक्शन 160 के नोटिस में मैंने आपको बताया था, आपको एज ए विटनेस वहाँ पे बुलाया जाता है, आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है कि आपके पास कोई जानकारी है फला केस से रिलेटेड, फला जो भी केस हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है से रिलेटेड आपके पास क्या जानकारी है, आप आइए और हमारे समक्ष रखिए, या आप पुलिस स्टेशन में जाके इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट अपनी देते हैं। अब 41A का नोटिस क्या है, तो मैं आपको बता दूं 41A के नोटिस में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले के नोटिस में पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस ये है 160 के नोटिस से कि 41A के नोटिस में आपके ऊपर FIR कर दी गई है। ठीक है, ज़्यादातर 41A का नोटिस तब दिया जाता है कि आपके ऊपर फला केस आपके ऊपर रजिस्टर कर दिया गया इस संदेश में कि आपने ये क्राइम किया है या फिर आप इस क्राइम को करने वाले थे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। हाउ कैन इट सेव यू फ्रॉम अरेस्ट और डिटेंशन। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 41A का नोटिस आपके एड्रेस पे सर्व किया जाता है। आपका जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है वहाँ पे इसे सर्व किया जाता है कि इसमें मैं आपको बता दूंगा पूरा, आपको एक जो फॉर्मेट होता है नोटिस का वो अभी मैं थोड़ी देर में इसमें आपके समक्ष रखूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है। देखिए 41A का नोटिस अगर आपके पास आया है या फिर आपके पास कोई कॉल आती है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उस कंसर्न थाने में जा करके आपको पता करना है कि जो ये नोटिस भेजा गया है क्या कौन से पुलिस स्टेशन से आया है। अगर आपको कॉल आती है कि आपको 41A के अंडर आपको आना है और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, अगर आपको कॉल आपको सीधा आपको नोटिस आता है घर पे, देन आपको कुछ ज़्यादा इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उसमें सब कुछ मेंशन होता है कौन सी डेट को आना है और कब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। तो अगर आपके पास कॉल आती है कि इस डेट को आप आके ज्वाइन कीजिए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉल करके पता करना है कौन सा कंसर्न थाना है, नाम किसने ये नोटिस किया है, कंप्लेनेंट का नाम क्या है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इसमें आपने आधी चीज़ यहीं पर क्लियर कर ली जब आप ये सब जानकारियाँ ले ली। अगर आपने ये पूछ लिया FIR कौन से सेक्शन में हुआ है, ठीक है, ये सब आपको जानकारी आप फ़ोन पे ले लीजिए, या फिर आप किसी अपने जो नोन टू हैं उनको भेज सकते हैं जाके पूछवाने के लिए कि भाई वहाँ जाके कंसर्न थाने में पता करके आएँ कि FIR हमारी कौन सी सेक्शन में की गई है। तो अब मैं बता दूँ आपको, तो सबसे पहली चीज़ आपको पता करनी है कि क्या FIR आपके खिलाफ़ लॉन्च हुई है, दूसरी कौन से सेक्शन में आपके खिलाफ़ लॉन्च हुई है, सेकंड ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से कलेक्ट करना है। अब अगर FIR हुई है तो आपको देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। FIR अगर हुई है तो कौन से सेक्शन में हुई है। मान लीजिए आपकी FIR 354 में हुई है, सेक्शन 354, तो सेक्शन 354 IPC क्या है, नॉन बेलेबल है। वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाएगी कि क्या मैं वहाँ जाऊँ मुझे अरेस्ट ना कर लें। सेक्शन 354 में आप वहीं बात कर लें सेक्शन 354A जो कि बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजिबल है, बेलेबल ऑफेंस है। इसमें क्या है, सज़ा क्या है, 7 साल से कम है। तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सज़ा क्या है, 7 साल से कम है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, मैं आपको बता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर किसी केस में जिसमें FIR हुई है उसमें सज़ा 7 साल से कम है तो आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको नोटिस दे करके आप उनको बुला करके पूछताछ करिए। अब दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 41A का नोटिस आया तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो भी सेक्शन है उनको आप गूगल करिए, उनको आप देखिए गूगल पे कि जो सेक्शन के अंदर FIR की गई है क्या उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास कि वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, कितना इम्प्रिजमेंट है, कितना फ़ाइन है, कितनी सज़ा है, वो सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको फिर एक्शन लेना है। तो मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट का अमनेश कुमार केस में ये जजमेंट था कि वेदर द मैटर इज कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल बट पनिशमेंट इज लेस देन 7 years एंड यू आर कॉर्पोरेटिंग द इन्वेस्टिगेशन, देन देर इज नो नीड टू अरेस्ट दैट पर्सन एंड उसको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अमनेश कुमार केस में ये चीज़ क्लियर कर दी थी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि देखिए जब आपका 41A का नोटिस आया,
41A के नोटिस में अगर आपके घर पे नोटिस आया है और तो इसमें आधा तो आपको दिक्कत ही खत्म हो गई, क्योंकि देखिए इसमें बेल आराम से मिल जाता है। 100% केसेस में इसमें बेल आराम से हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 41A का नोटिस कहता क्या है अकॉर्डिंग टू CRPC। तो सेक्शन 41A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कम्स इनटू प्ले व्हेन द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड इन ए क्रिमिनल कंप्लेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो आपने ये चीज़ पढ़ ली, ये क्या कहता है कि जब भी वेन एवर प्रोसीजर कम्स, जब भी ये 41A का नोटिस दिया जाएगा आपको कम इन टू प्ले व्हेन दी अरेस्ट ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड इन ए क्रिमिनल कंप्लेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब उनको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़े उस केस में आप क्या देंगे, 41A का नोटिस देंगे। द क्रिमिनल केसेज इन विच द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट इज अप टू 7 ईयर और बिलो, जिसमें 7 साल या उससे कम की सजा है, उसमें आपको 41A का नोटिस देना है। इन सच केसेज द पुलिस में इशू नोटिस टू द एक्यूज्ड डायरेक्टिंग हिम टू अपीयर एज रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। तो उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस दिया जाएगा, ना कि उनको डायरेक्ट अरेस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन के सामने मैंने एक पैटर्न आपके सामने रखा है। आप इसमें देखिए, सबसे पहले आता है इन रेफरेंस, किसके रेफरेंस में किया गया है, केस FIR नंबर दी जाती है, कौन सा सेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे सेक्शन लिखे हुए हैं। एक 354A 506 और 34 ऑफ IPC में ये केस दर्ज किया गया था। तो 354A जो है आपका, ये आपका बेलेबल है, 506 भी बेलेबल है, 34 इस कॉमन इंटेंशन के साथ किया गया, तो ये भी बेलेबल है। और यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन आ जाता है, कंसर्न पुलिस स्टेशन जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है देखिए, नोटिस टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। अब ये किसको दिया गया नोटिस, उन कंसर्न पर्सन का नाम आ जाएगा, एक्यूज्ड का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका सब्जेक्ट नोटिस टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। अब पैटर्न में क्या लिखा है इन्होंने, वेयर एज इट अपियर्स टू मी दैट यू आर acquainted with the facts and circumstances of the above cited case and the same is registered on the complaint of that lady, whoever is the complainant, you are hereby directed to appear before the undersigned on dated this at इतने बजे इस कंसर्न थाने में in connection with above cited case for purpose of investigation. Kindly note that the failure to attend as required may attract penal proceeding under section 174 of IPC। तो अब ये चीज़ समझने वाली बात है दोस्तों, मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिया कि पुलिस कैसे आपके पास एक 41A का नोटिस भेजती है, ये होता है एक तरीके का नोटिस। अब अगर आप उस नोटिस के डेट पे, जब जिस डेट को आपको बुलाया गया, आप जाने में असंभव हो रहते हैं या आप जान के नहीं जाते हैं, तो आपके ऊपर 174 ऑफ IPC की सेक्शन के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की तो इसमें सिंपल इम्प्रिजमेंट 1 महीने का होता है या फिर फाइन लगेगा 1000 रुपीज़ का। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया 41A के नोटिस का। इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 41A का नोटिस तभी दिया जाता है जब सज़ा 7 साल से कम की होगी, तो उसमें 41A का नोटिस देना है, अरेस्ट नहीं कर सकती है पुलिस, ठीक है। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, जजमेंट भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये था 41A का नोटिस। इसके बाद क्या होता है, 41A का नोटिस जब आपको मिल गया, अब पुलिस इसके एक डेट और देती है आपको, एक डेट पे और बुलाती है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन। तो कम से कम 2 या 3 डेट पे आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है पुलिस। उसके बाद चार्जशीट के साथ वो स्टेटमेंट लगा करके कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। उसके बाद जो आपकी प्रोसीजर होता है, ट्रायल चलेगा, आपको वहाँ पे जो भी अपने वकील साहब हैं उनको लेकर के जो भी आप रिप्लाई वगैरह करते हैं, फाइल वगैरह करते हैं, वो उसमें किया जाता है, वो प्रोसीजर आती है। तो 41A का नोटिस का जो प्रोसीजर था यहीं तक का था, जब तक वो चार्जशीट के साथ उसे जमा कर देंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी कैट के केस की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के केस की, जहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर एक बात आई थी, एक मुद्दा फंसा था। एक लड़के का एक कैंडिडेट था जिसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, और क्या था मामला, चलिए अगर हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।